कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। बृहस्पति देव हो गए हैं वक्री और इसका सीधा प्रभाव जो मीन राशि चंद्र राशि का जो जातक है उसके ऊपर कैसा पड़ेगा। पहले वक्री काल समझ लेते हैं। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024, दिन रहेगा बुधवार, दोपहर में 12:33 पर। वृष राशि 2 नंबर राशि का साइन है, शुक्रदेव की राशि है, उसमें बैठे बैठे ही वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे, वक्री हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए 4 फरवरी 2025 यानी कि अगले वर्ष, दिन रहेगा मंगलवार, दोपहर में 3:09 पर पुनः मार्गी होंगे। वक्री स्वभाव की है जो कुल अवधि है ये 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। बहुत लंबा समय, 119 दिन। प्रार्थना रहेगी, इस बात को याद रखिएगा कि अगले वर्ष 29 मार्च 2025 साढ़े शनिदेव की साढ़े की सेकंड स्टेज आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। दोनों चीज़ों को मैं जोड़ के समझाता हूँ, ये वक्री काल को और साढ़े का मैंने जिक्र क्यों करा। पहला जो काल है साढ़े का, पहली जो स्टेज है, इसमें बहुत ज़्यादा जो निचोड़ आप निकाल के बैठे हुए हो कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं, अपने पराये का फ़र्क क्या है, और पैसों के लेन देन में कोई मित्रता नहीं होती है, अब क्लियर हो रहा है। मित्रों के रूप में अभी तक कौन बैठे हुए थे। पैसों के लेन देन में या चीज़ों के आधार पर रिश्तेदारी नहीं होती है। सामने वाला व्यक्ति जिसकी अभी तक हमने मदद करी थी, हमारा मित्र है, हमारा रिश्तेदार है, रिलेटिव है, और जब थोड़ा सा समय विपरीत आया तो उसने तो बहुत सीधे तरीके से ना कर दी और हमारे समझ में नहीं आया कि इसका प्रत्युत्तर कैसे दें, क्योंकि हमारी जो है समझ से बाहर हो रही हैं चीज़ें। यही है साढ़े। इस लेसन को अगर समझ चुके हो तो ये जो सेकंड स्टेज आने वाली है साढ़े की, इसमें ऊंचा उठना शुरू कर दोगे। ऊंचा उठना शुरू करने की ट्रेनिंग देने के लिए बृहस्पति देव आ गए हैं, वक्री हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी गहरी बात है, ध्यान से समझ लीजिएगा तो बहुत उत्तम होने वाला है, और नहीं तो फिर संघर्ष थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा। बृहस्पति देव जो समृद्धि के कारक हैं, जब तक मार्गी बने हुए हैं तो समृद्धि मार्गी बनी हुई है, और वक्री हो गए हैं तो समृद्धि ही उल्टी हो गई है, बरकत उल्टी हो गई है। ऐसा नहीं है। इसको ऐसे समझिएगा कि अभी तक के जो समय जो निकला है, जो पहला चरण जो है, इसमें कि अभी भी 6 महीने बाकी हैं अक्टूबर से गिनते हुए, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन हमारी मूल प्रकृति उन लोगों से भिन्न है। वह तो ऐसा कह देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, लेकिन हमारी आंतरिक प्रकृति इस बात की इजाज़त नहीं देती है, परमिशन नहीं आ रही है अंदर से हम जो ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे कह नहीं पा रहे हैं, ऐसे कर नहीं पा रहे हैं। तो वह देवगुरु बृहस्पति देव जो अभी तक आपको बहुत उत्तम प्रकृति दे रहे थे, अब वह आपको साम, दाम, दंड और भेद, ये चारों टूल्स भी समझाने वाले हैं और हाथ में देने वाले हैं एक अनुशासन का डंडा, जो आपको भी अनुशासन में रखेगा और सामने वाले को भी। ध्यान रखिएगा, यह है वक्री। अब हो गए गुरुदेव उल्टे। अब देख ली कोई आश्रम है, उस आश्रम में गुरुदेव हैं, उनको सब पता है कि ये वाला जो मेरा स्टूडेंट है ये ही शरारत करता है, और ये वाला स्टूडेंट है ये बेचारा सीधा है, इसको लोग दबा रहे हैं। और गुरुदेव का रिएक्शन नहीं आने से सब लोग समझ के बैठ गए कि गुरुजी तो कुछ नहीं कहने वाले, गुरुजी तो बेचारे गऊ हैं। तो गुरुजी ने थोड़ा सा कपड़ा हटाया, दिखाया कि बच्चों ये देखो सींग भी हैं मेरे। तो अनुशासन का डंडा उठा लिया है कि अब मैं तुम्हारे को बनाऊंगा। तुम इसी भाषा को समझते हो, और ये बनाने के बाद तुम केवल स्वर्ण की तरह चमकोगे। इस तरह से लीजिएगा इस वक्री काल को। चलिए बृहस्पति देव की मूल प्रकृति समझ लेते हैं। जिस सेक्शन पे बैठेंगे उसको दबाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भार बहुत ज़्यादा होता है प्लैनेट के अंदर।
और जहाँ पर देखते हैं सीधी दृष्टि से यानी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि, वहाँ पर अमृत होता है, यानी कि अमंगल नहीं हो सकता। कितना भी कैसा भाव हो, अमंगल नहीं हो सकता, इसका पूरा जोर लगा देते हैं। और अभी तो वक्री बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ केवल और केवल हमारी स्कैनिंग विद्या में ही एक कैलकुलेशन निकल के आती है कि जो ग्रह गोचर में वक्री हो जाए या बाय बर्थ आपकी लगन कुंडली में वक्री स्वभाव को धारण करके बैठा हुआ है, जो आजीवन वक्री ही बना रहेगा, उसके पास अपने से एक भाव को पीछे मुड़कर सीधी दृष्टि से देखने की ताकत आ जाती है। ये केवल स्कैनिंग विद्या की कैलकुलेशन में बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। तो द्वादश भाव से द्वादश दृष्टि से जिस भी भाव को देखेंगे उस भाव को निखारने का प्रयास करते हैं। लेकिन किस कंडीशन पे? गोचर में वक्री हो गए हैं, यानी कि टेढ़ा होते हुए, ये ध्यान रखिएगा। तो वो जो उत्तम स्वभाव जो अभी तक छुप के बैठा था, जिसकी ज़रूरत आन पड़ी है, जहाँ पर सामने वाले को जो भाषा समझ में आती है वह भाषा जो है हमारे को बोलनी ही पड़ेगी, तो उसको बहुत खुल के बोलिएगा, क्योंकि जो द्वादश दृष्टि पड़ रही है वो वाणी स्थान पे पड़ रही है। समय आ चुका है, पीछे मत हटिएगा, बहुत हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, जिस भाव पे बैठेंगे, जिस सेक्शन पे बैठते हैं उस सेक्शन को दबाते हैं। इसका क्या अर्थ है? जिस सेक्शन को दबाते हैं, दबाने का मतलब है कि उस सेक्शन पे भार डालेंगे, लेकिन हो गए हैं वक्री। हमारी प्रकृति में स्मार्टनेस आने लग गई है अपने लाभ के प्रति, अपने भाग्य के विस्तार के प्रति। ध्यान रखिएगा। अब जो है सामने वाला जैसा हमारे को समझा देता था और हम सीधी गर्दन हिला देते थे, अब हम बोलते हैं कि हम सोच के बताएंगे और उसके बाद ये समझेगा। वैसे तो ना ही है, लेकिन हम अधिक विचार कर लेते हैं, क्योंकि आप तो हमारे घर के व्यक्ति हैं, आपके साथ रिलेशन घर जैसे हैं। ये वाणी अंदर आ जाएगी आपके। ये जो स्मार्टनेस वाली वाणी होती है ना, सामने वाला हो जाएगा अलर्ट। ये तो पहले कैसे बात करते थे, अब कैसे बात करते हैं, तो उसको समझ में आ जाना चाहिए। उसके जो दिन हैं वो पूर्ण होने वाले हैं, उसका पत्ता जो है बिल्कुल कटने वाला है। ध्यान रखिएगा। अब सीधी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे। गृहस्थी में जिनको अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, तो वहाँ पर जो एक गृहस्थी का अनुशासन होना चाहिए, वो जो लागू नहीं हो पा रहा था, वह लागू होने का समय आ चुका है। और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हुए और मीठी वाणी का प्रयोग करते हुए आप बहुत अच्छे से इसको सीधा कर लोगे। ये चीज़ें होने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। उसके साथ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपकी जो धन ऊर्जा है उस पे, क्योंकि यह जो भाव है यह उस धन को खींचता है या उस धन को ऊपर उठाता है या सम्मुख लेके आता है, जो धन जो है आपकी रोजी रोटी, यानी कि जिससे घर चलता है आपका, हर महीने जो पैसा आता है, उसमें किसी भी प्रकार का जो अटकाव है वह अब आपका जो नया रूपांतरण होने जा रहा है, उससे यह भाव बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जो मीन राशि का जो जातक है वह किसी भी प्रकार के व्यापार में है, उसको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि व्यापार की जो नीति है उस नीति में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है। कम शब्दों में इसके सीधे अर्थ को समझ जाइएगा, छिपे हुए अर्थ को समझ जाइएगा। तो जैसी वो नीति थोड़ी सी चेंज होगी तो व्यापार और व्यापार से संबंधित जो रुपया पैसा है, चाहे बेशक आपका अटका हुआ हो, टाल मटोल हो रही है पेमेंट के लिए, वो बहुत जल्दी क्लियर होने लग जाएगी। आपको एक मेंटली दबाव मीठी वाणी बोलते बनाना आ जाएगा, ये सिखा देंगे बृहस्पति देव आपको। ध्यान रखिएगा। और जो ऐसे मित्र हैं आपके, सो कॉल्ड मित्र हैं, जो इस बात से आपको मित्र की श्रेणी में रखते हैं कि जब वो आपको फ़ोन करते हैं तो आप जो है उनको पैसे भेज देते हो, तो उसके बदले में कि आप जैसा मित्र नहीं है, तो उनको भी समझ में आ जाएगी कि वह पैसे वापस भी देने होते हैं। अब समय तुम्हारा आ गया है कि अपनी मित्रता सिद्ध करने का। ध्यान रखिएगा। और प्रार्थना रहेगी जो नई पर्सनैलिटी बाहर निकल के आएगी इसको आने दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके उत्तम कल्याण के लिए। यह है असली समृद्धि बृहस्पति देव की, ये कि ऐसे समृद्धि लेके आई जाएगी। अब इसके पश्चात जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वह भाग्य स्थान पर पड़ेगी, लेकिन वहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ मंगल का स्थान है।
मंगल जो प्लैनेट है उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक मार्गों से जो समृद्धि आती है, पैसा आता है, धन आता है, बरकत चल के आती है। तो घर को जब दृष्टि मिलेगी तो स्वाभाविक बात है प्लैनेट पे भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, क्योंकि घर से मजबूत है। कोई व्यक्ति घर से अगर मजबूत होगा तो उसकी सोच उच्च की बनी रहेगी, क्योंकि वो बिल्कुल चिंता मुक्त है अपने उस घर से, पीछे मुड़कर नहीं देखेगा कि वहाँ वो सब चीज़ ठीक है, सब अंडर कंट्रोल में है। इसका अर्थ यह हुआ कि भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि भाग्य के बिल्कुल सामने ही मेहनत का सेक्शन है। मेहनत के सेक्शन को दबाया जा रहा है, यानी मेहनत करने की जो प्रणाली है वह उच्च होने वाली है, अलग तरीके की मेहनत होने वाली है, परिश्रम बहुत अलग तरीके का होने वाला है। इसी बेस पे मैंने आपसे प्रार्थना करी कि भाग्य के साथ मिलेगा। ये भाग्य का साथ नहीं होता कि आपने कुछ भी कार्य करा तो भाग्य का साथ है, कैसा भी करोगे और वो सीधा बैठेगा ही बैठेगा, ये अर्थ नहीं है। सब बेकार की बातें हैं। जो सपनों में जीवन जीते हैं या उनके लिए सुन जाते हैं और फिर दोबारा सो जाते हैं और वही सपना देखते हैं, वो निकलती नहीं। जो कर्म करता है देखता है कि इस प्रकार से मेहनत करी गई, ये अप्लाई नहीं हो रही है, चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, और फिर देखता है कि चलो ये ढंग निकल के सामने आया, इसमें जो दिन लगे वो मेरा अनुभव था, ना कि ये कि मैं कंप्लेंट करूँगा कि मेरे इतने दिन वेस्ट हो गए। अनुभवी बनना चाहते हो और सुख और दुख को अलग रखना चाहते हो, सुख दुख मिलकर ही अनुभव बनेगा, श्रेष्ठ अनुभव बनेगा। तभी जो आने वाली पीढ़ी आपके घर के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा मजबूत जो है शिक्षा दे पाओगे। प्रार्थना रहेगी, बड़े अलग तरीके से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, उसको भाव को समझा करिए। इसके पश्चात जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है, सीधी दृष्टि पड़ रही है। अब लाभ के संबंध में अमंगल नहीं होगा, लेकिन अमंगल नहीं होगा यानी वक्री स्वभाव, थोड़ी सी टेढ़ी प्रकृति, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेहनत से ही जो है आपका लाभ स्थान जुड़ा हुआ है, क्योंकि बृहस्पति देव जहाँ बैठे हुए हैं वह मेन जगह है, मुख्य स्थान है, मुख्य क्षेत्र है, मुख्य आसन लगा के बैठ गए हैं और यहीं बैठे रहेंगे, वहाँ से देख रहे हैं। तो वहाँ पर जो कुछ होगा उसका प्रभाव आपके लाभ स्थान पर पड़ेगा। बहुत प्यारे ढंग से समझ लीजिएगा इसको। ऐसा नहीं है कि लाभ पे दृष्टि पड़ रही है तो लाभ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पढ़ कहाँ से रही है? वो मेहनत के स्थान से पढ़ रही है, परिश्रम के स्थान से पढ़ रही है, निजी प्रकृति के स्थान से पढ़ रही है। अगर वही चेंज नहीं होगी तो जहाँ प्रभाव पड़ रहा है वो वहाँ पर मजबूती कैसे आ पाएगी। अब बात करते हैं जो केवल स्कैनिंग विद्या में ही वक्री स्वभाव जो धारण करेगा उसको एक घर पीछे देखने की दृष्टि मिल जाती है, जब तक वक्री काल बना रहेगा और उस भाव को निखारते हैं। अब ये भाव है कुटुंब का, ये भाव है वाणी का, ये भाव है धन का, कुटुंब का और वाणी का, तीनों में ही गजब का संतुलन आने वाला है। किस बेस पर कि अब हमारे को सारे जो टूल्स हैं उनका जो है हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है वो हो चुकी है। साम, दाम, दंड और भेद, ये टूल्स के तौर पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये 4 प्रकार के भाषा के कोड्स हैं। अब हमारे को यह सिर्फ करना है कि सामने वाले ने हमारे को इस प्रकार की भाषा में बात करी है तो हमारे को उस भाषा में प्रैक्टिस है, पीएचडी है हमारे पास, तो हमने उसी भाषा में उससे बात करनी शुरू कर दी। बहुत प्यारे संबंध स्थापित हो गए। अब वो दंड की भाषा समझता है तो हमने वो करनी शुरू कर दी। देखिए बड़े मधुर संबंध बन गए भाषा का ज्ञान होने से। तो यही चीज़ निखरेगी, आपकी स्मार्टनेस का लेवल ऊपर बढ़ने वाला है, उसको अडेप्ट कर लीजिएगा। सारी चीज़ आपकी ठीक बनी हुई हैं। प्लस ये याद रखिएगा जो पहला 7.5 का चरण है उससे आपने क्या सीखा है, व्यर्थ में कंप्लेंट ही करी हैं या वाकई में कुछ अनुभव गेन करा है, ये निजी प्रार्थना रहेगी, इसको देखिएगा। इस सब के लिए ही सेकंड चरण की जो तैयारी जो करवानी है तो ये 5 महीने की तैयारी आपकी हो जाएंगी फरवरी तक, अक्टूबर से गिनते हुए। प्रार्थना रहेगी कि मीन राशि का जो जातक है उसके पास सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी कल्पना शक्ति, क्योंकि जो कुछ भी रचा जा रहा है वह पहले कल्पना में आएगा और मीन राशि का जातक बहुत तेज कल्पना कर सकता है। बस उस कल्पना को साकार करना आना चाहिए, नहीं तो वो बहुत बड़ी कमजोरी है कि किसी बात में प्रैक्टिकल नहीं जाना है और कल्पना करते रहना, ये ध्यान रखिएगा। कल्पना करिए, बहुत अच्छी बात है, और उसको साकार करने का फिर मार्ग ढूंढिए, काम हो जाएगा, जीवन स्थिर हो जाएगा। जीवन है ये मृत्युलोक है, संघर्ष बना ही रहेगा, इसको मान लीजिए। व्यर्थ में कंप्लेंट करना बंद कर दीजिएगा। प्रार्थना रहेगी।
एक निजी प्रार्थना और रहेगी कि स्कैनिंग विद्या की जो कैलकुलेशन होती है वह चंद्र राशि पे आधारित है। तो प्रार्थना रहेगी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि चंद्र राशि आखिर होती क्या है। और हाँ, मुझे क्लियर है कि मैं तो चंद्र राशि का ही जातक हूँ, मीन राशि का। चंद्र राशि पे बेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं